बाबा बेकसूर तो कसूरवार कौन? 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? हाथरस में हुई घटना को 10 दिन बीत चुके हैं। बड़े सियासी दौरे हुए, एसआईटी की रिपोर्ट आई, अधिकारियों पर गाज गिरी, लेकिन किसी भी राजनेता से लेकर किसी ने भी बाबा के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। एसआईटी की रिपोर्ट में आयोजकों के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कह दिया कि हाई कोर्ट में जाएं और सुनवाई कराएं। राजनीतिक लोग वहां पहुंचे जरूर, लेकिन किसी ने भी यह नहीं पूछा कि यह मजमा किसके लिए जुड़ा था, यह भीड़ किसके लिए इकट्ठा हुई थी, यहां लोग किसके लिए आए थे, यह किसी ने नहीं पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और इसीलिए आज न्यूज इंडिया यह सवाल पूछना चाहता है कि क्या बाबा बेकसूर है। आज हम अपनी रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे के बाद मची भगदड़ में लगभग 121 से 123 लोगों के असमय काल के गाल में समाने का यह मुद्दा अब एक नई और अलग कानूनी लड़ाई के स्तर पर पहुंच चुका है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राउ इलाके में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ पूर्व कांस्टेबल उर्फ तथाकथित बाबा के सत्संग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जुटी भीड़ में भगदड़ मच गई थी। इसी भगदड़ में लोगों की जान चली गई। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की थी और उसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की न्यायिक जांच से लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने न्यायिक जांच को लेकर के कहा याचिकाकर्ता से, उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करने में सक्षम है, यानी कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां आपकी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई बड़ी बातों का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें आगे सुनवाई करने के लिए मना कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मसले पर सुनवाई करने के लिए और न्याय करने के लिए हाई कोर्ट काफी है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, आपको तस्वीरें भी हम साथ के साथ दिखाएंगे, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने अपने फैसले में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाली घटना है, हृदय विदारक है, विचलित करने वाली घटना है, लेकिन वो इस मामले पर विचार नहीं कर सकती और हाई कोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी याचिका लेकर उच्च न्यायालय जाएं। इस पर बाबा साकार हरि के वकील का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह। सर, आज हाथरस हत्याकांड पर सुनवाई चल रही है मामले की, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ? ये पूरी तरह से सच सामने आया है। जो कि याचिका लगाई गई थी, जो पूरी तरह से उसका कोई मतलब नहीं था, कोई महत्व नहीं था, केवल नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये जो साजिश रची गई थी 2 जुलाई को, जिसमें जहरीले स्प्रे के द्वारा 15-16 युवकों ने एक साजिश रची और वहाँ जहरीला स्प्रे किया, जिससे लोग बेहोश हुए, गिरे, उसके बाद में मौतें हुई, भगदड़ मची जिसकी वजह से, और वो भाग भी गए। अपनी का ब्लैक और सफ़ेद जो एटा की तरफ गाड़ी खड़ी थी, स्कॉर्पियो और गाड़ियाँ खड़ी, तो उनमें भाग भी गए। स्प्रे गिर गया तो उसको उठा के भी ले गए। और इसी तरह इसी बात पर, इन सब बातों पर नारायण साकार हरि को इम्प्लीकेट करने के लिए याचिका लगाई गई थी, जबकि नारायण साकार हरि 30 से 35 मिनट पहले यहाँ से जा चुके थे। जो समागम था, जहाँ मानव मंगल मिलन समागम हो रहा था, वहाँ से इस जो घटना हुई, जो जहरीला स्प्रे किया गया, उससे 30 से 35 मिनट पहले आरती वंदना करके समापन करा के वहाँ से जा चुके थे। और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये साजिश थी, षड्यंत्र था। और इसी संबंध में याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई, जिसको अर्जेंट हियरिंग के आधार पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना और आज उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। वास्तव में ये संविधान की जीत है, क्योंकि इस घटना के द्वारा केवल सनातन को बदनाम नहीं, केवल नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए नहीं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको भी बदनाम करने की साजिश है। जैसा पहले भी एक बार आपको याद होगा हाथरस प्रकरण हुआ था, रेप प्रकरण, उसमें भी सरकार को शामिल करने की, गिराने की, उनसे इस्तीफा मांगने की, यही विपक्ष की नीति है। वो लोग करते रहते हैं। ये सत्य की जीत है, ये सनातन की जीत है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के फॉलोअर की जीत है और संविधान की जीत है। सत्यमेव जयते। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। तो सुना आपने बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के वकील किस तरीके से एक नई थ्योरी बना रहे हैं। और ये थ्योरी नई नहीं है, पुरानी थ्योरी है। वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि स्प्रे फेंका गया और वो लोग वहां से गायब हो गए। जब वो लोग वहां घुसे थे, जब भगदड़ हुई, तो क्या तभी सूचित नहीं किया जा सकता था? यह सवाल खड़ा होता है। और आपको याद होगा, कुछ रोज पहले हमने इसी 9:30 बजे के शो में बताया था कि इस पूरे आयोजन में अनियमितता के लिए कौन 6 लोग दोषी हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट में ठीक वैसा ही हुआ। उन 6 लोगों पर गाज गिरी, आगे अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। न्यूज इंडिया पर हमने यह बताया था कि इस पूरे मामले में प्राथमिकता के आधार पर इन 6 लोगों की गलती है और उनको उनकी गलती की सजा मिली। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये याचिकाकर्ता कौन है, उसने याचिका में क्या क्या लिखा। तो वो आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए, साथ ही साथ आपको विजुअल्स के जरिए हम आपको बताएंगे, विजुअल्स भी दिखाएंगे। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही राज्यों को किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजनों में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जबकि इस पर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब आगे से ऐसे आयोजनों के लिए एक एसओपी बनेगी। इसमें कई ऐसे लूप होल रहे, इस याचिका में कई ऐसे कमजोर बिंदु रहे, जिनके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर खुद सुनवाई करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि याचिकाकर्ता ने जिन बिंदुओं का जिक्र इस याचिका में किया था, उन तमाम बातों को तो उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र पहले ही किया था। ये तमाम कमजोर बिंदु रहे और शायद इन्हीं सब के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि हाथरस के सिकंदरा राव के फुलारी मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई को मंगलवार को साकार विश्वहरि उर्फ पूर्व कांस्टेबल तथा कथित बाबा का सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए।
बाबा के सत्संग समाप्ति की घोषणा के साथ ही बाबा की तथाकथित प्राइवेट आर्मी जिसने धक्का देना शुरू किया, जांच रिपोर्ट में सामने आया। लेकिन वकील एपी सिंह एक नई थ्योरी गढ़ रहे हैं, बाबा को बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि किसी में भी जिक्र नहीं है। आर्मी ने कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा था, किसी अधिकारी को अंदर जाने नहीं दिया था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन भीड़ को संभालने के लिए ना ही बाबा की निजी आर्मी और ना ही पुलिसकर्मी वहां पर पर्याप्त थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगली ग्राफिक के जरिए हम आपको की ग्राफिक 2 ऑन करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि 8 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट में क्या कुछ आया, वो हम आपको बताएंगे। देखिए 8 जुलाई को एसआईटी ने 855 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें भगदड़ के लिए आयोजन कमेटी की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया था, बाबा को नहीं। इसीलिए सवाल उठा रहा है न्यूज इंडिया की क्या बाबा बेकसूर है? यह सवाल पूछ रहा है न्यूज इंडिया। साथ ही प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आयोजकों पर ठीकरा फोड़ दिया गया, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया गया, लेकिन बाबा को बचा लिया गया, या वास्तव में बाबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अभी जांच लंबी चलेगी। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा का जिक्र तक नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि लगभग 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सत्संग आयोजित करने वाली कमेटी ने अनुमानित से ज्यादा लोग वहां बुला लिए, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एसआईटी ने हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। इसके अलावा एसआईटी ने प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े किए। उसके मुताबिक पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के बावजूद कार्यक्रम की अनुमति दी गई, यानी कि एसडीएम पर ठीकरा फोड़ दिया गया, और मौके पर अफसरों ने मुआयना तक नहीं किया, जिस बात का जिक्र न्यूज इंडिया ने अपने इसी समय के पहले कार्यक्रम में किया था और यही बात उठाई थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। यानी इंतजाम नहीं थे, इसीलिए हादसा हुआ। कमेटी ने हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया। जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि इसके पीछे जो साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा, और वही बात एसआईटी में भी आई निकलकर। कहा कि मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। अब इसमें जो स्प्रे वाली थ्योरी है, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताएंगे। वकील एपी सिंह ने यह दावा किया कि स्प्रे का असर इतना जहरीला था कि महिलाओं की एक बार सांस गई तो दोबारा वापस नहीं आई और महिलाएं वहीं गिर गईं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कार्यक्रम की परमिशन थी, अगर परमिशन थी तो परमिशन के मानकों को क्यों पूरा नहीं किया गया? अगर आपके पास 80,000 लोगों को बिठाने का इंतजाम था तो धरातल पर क्यों नहीं? ये सवाल खड़े होते हैं। हमने ये बात एपी सिंह कह रहे हैं कि हमने 80,000 लोगों के आने की परमिशन ली थी, लेकिन कितने लोग आए इसकी कोई लिस्ट नहीं है। शासन जो कह रहा है वहां पर 2-2.5 लाख की भीड़ थी, ये हम मान रहे हैं, लेकिन 80,000 की जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी ना। हमारे पास सबकी परमिशन थी। ये बेतुकी बात एपी सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। शासन, प्रशासन, वाहन सबकी परमिशन हमने ली। उन्होंने कहा कि वहां क्या हुआ यह बृहद जांच का विषय है, लेकिन यह बताया कि लोगों का एक दम घुटने से कहा जा रहा है कि भगदड़ से लोग मारे गए हैं। लेकिन भगदड़ के पीछे की साजिश क्या है, कारण क्या है? दम घुटने का कारण स्प्रे वाली थ्योरी, जिसके कोई सबूत नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई कि एपी सिंह ने एक नई थ्योरी गढ़ दी। एपी सिंह तो यह तक कहते नजर आए कि वो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी, कमजोर नहीं थी। एपी सिंह ने दावा किया कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने बताया कि किस तरह से दम घुटा, क्या डॉक्टर्स ने कोई आधिकारिक बयान दिया कि दम घुटने से मौत हुई है? जो स्प्रे वाली बात है उसकी वजह से मौत हुई है, यह बात एपी सिंह ने कही। उसकी वजह से लोग गिरे हैं, लोग बेहोश हुए हैं। इस पर उनका कहना था कि जब बाबा का काफिला निकला
तब भीड़ को रोका नहीं गया। इसी दौरान चरणों की रज लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गए। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे और बाबा के कारिंदे गाड़ियों के पीछे भागते रहे। यानी बाबा के भक्त, किसी ने भी रुककर हालात को जानने की कोशिश नहीं की कि जो वहां गड्ढा था उसमें कितने लोग गिरे, कितने मरे, कोई जानने की कोशिश नहीं की। चलिए अब हम आपको एसआईटी की रिपोर्ट पे जिक्र करेंगे, एसआईटी की बात करेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से शुरू करेंगे। हाथरस भगदड़ पर गठित एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का कहीं जिक्र नहीं किया, जो बात हम अपने कार्यक्रम में शुरुआत से करते आ रहे हैं। रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताए गए। अभी हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे, विजुअल्स हम आपको वॉल के जरिए समझाएंगे। मुख्य आयोजक जिम्मेदार ठहराए, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी तय की गई। 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी और कहा कि साजिश हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में गहन जांच की जरूरत है, यह बात एसआईटी की रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हाथरस हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ, भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी नहीं दी गई। चलिए अब इसको लेकर के आपको ग्राफिक के जरिए हम पूरी जानकारी बताते हैं क्या क्या हुआ। चलिए सबसे पहले ग्राफिक पर हम आएंगे और आपको बताएंगे कि एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले वाला ग्राफिक हम आपको दिखाएंगे, इससे ऊपर एक ग्राफिक है वो पहले हम आपको दिखाएंगे। हाथरस हादसे के जिम्मेदार आयोजक, क्या बात कही, जिम्मेदार आयोजक क्यों हैं? क्योंकि तथ्यों को छिपाकर अनुमति ली गई। देखिए साफ तौर पर लिखा है, तथ्यों को छिपाकर अनुमति ली गई। पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस को आयोजन स्थल में अंदर जाने ही नहीं दिया। पुलिस से तथ्य छिपाकर अनुमति ली गई, पुलिस को निरीक्षण से रोका गया। कैसी बेतुकी बात है। क्या पुलिस को उसकी जांच से रोका जा सकता है बिना किसी बड़े संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक संरक्षक के बिना? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर है कि किसी के रोकने से रुक गई? ऐसा हुआ, इसीलिए किन अफसरों पर गाज गिरी वो हम आगे बताएंगे। चलिए अब अगले ग्राफिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि बाबा को क्लीन चिट एसआईटी ने दी, किस आधार पर दी। रिपोर्ट में बाबा का कहीं जिक्र नहीं किया गया। एसआईटी ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है कि भैया आप जिम्मेदार नहीं हो, आपकी कोई गलती नहीं है, भीड़ तो किसी और को देखने आई थी वहां पर, आप तो बस सत्संग सुनाने आए थे। यह बात एसआईटी की रिपोर्ट में कही गई। उसके बाद बाबा का नाम एफआईआर में शुरू से ही नहीं था, यानी कि एसआईटी ने जांच का आधार बनाया कि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। बाबा जब घटना हुई तो बाबा वहां नहीं थे और इसीलिए एसआईटी ने बाबा को क्लीन चिट दे दी। अब इसके बाद आगे क्या हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। हाथरस भगदड़ के जिम्मेदार आयोजक हैं, इसको लेकर के हमने आपको पूरा बताया। अब हम बात करेंगे जांच समिति ने अब तक की हुई जांच और कार्यवाही के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इंकार ना करने की बात कही है और गहन जांच की जरूरत बताई है। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजन और तहसील स्तर और पुलिस और प्रशासन को भी दोषी ठहराया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज ने अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही बरती। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस किस पर गाज गिरी और उसका कारण क्या रहा। सबसे पहले आपको बता दें कि 6 ऑफिसर्स पर गाज गिरी है और गाज गिरनी जरूर, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट सही हुई है। देखिए सबसे पहले रविंद्र कुमार, और एक बात मैं अपने दर्शकों को यहां बता दूं कि जिन 6 लोगों का नाम आज सामने आया है, इन 6 लोगों का जिक्र न्यूज इंडिया पर इसी समय के शो में पहले हुआ था कि मुख्य आरोपी यही हो सकते हैं, गलती इन्हीं से हुई है, और एसआईटी की रिपोर्ट में ठीक वैसा ही निकला। चलिए, रविंद्र कुमार एसडीएम, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनसे कहा गया कि मौके पर मौजूद भीड़ बढ़ाने पर कोई आपने कदम नहीं उठाया, आपके पास पूरी पावर थी लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। आगे चलते हैं, इनके बाद किस पर गाजगिरी है, क्योंकि परमिशन की फाइल इनके पास जाती है और ये अपनी परमिशन की फाइल किस पर ट्रांसफर करते हैं, सीओ पर। अब सीओ की भी क्या जिम्मेदारी बनती है। सुशील कुमार तहसीलदार को भी सस्पेंड किया गया क्योंकि एसडीएम ने फाइल तहसीलदार को मार की थी। अब तहसीलदार सीओ को मार करते हैं।
तहसीलदार पर आरोप यह है कि कार्यक्रम को लेकर वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शुरुआती 2 दिनों में भीड़ बेकाबू थी। 80,000 की अनुमति थी, बावजूद इसके लगभग 2.5 लाख लोग वहां थे। अब 2.5 लाख लोग जब वहां थे तो तहसीलदार ने क्यों सीओ को यह बात नहीं बताई कि भैया यहां पर 2.5 लाख लोग आ गए हैं, भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, प्रशासन या तो कार्यवाही करे या फिर यह सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करे। इसीलिए एसआईटी की रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कार्यक्रम को लेकर अलर्ट ही नहीं थे, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए आप भी सस्पेंड। इसके बाद दूसरी गाजगिरी है सीओ पर। देखिए, आनंद कुमार सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और इन पर सवाल हमने अपने शो में भी उठाया था। एलआईयू की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, यानी एलआईयू ने रिपोर्ट दी थी कि इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है और उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम नहीं है। सीओ साहब ने उस एलआईयू की रिपोर्ट को टेबल के नीचे दबा दिया और अनुमति दे दी। उसका खामियाजा मिला कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट में, जांच में निकल कर आया कि उन्होंने एलआईयू की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। उसके बाद किस पर गाजगिरी है? क्योंकि सीओ साहब ने वो अगली फाइल तो इंस्पेक्टर साहब को भेजी थी, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिकंदर राव को सस्पेंड कर दिया और आरोप है इन पर भीड़ बढ़ाने पर सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हुए, बाबा का सत्संग सुनने में मगन थे। हालांकि इन तमाम बातों पर पुलिस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई वो ये कि हमको कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। क्या ऐसा संभव है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाबाजी भरे काम किए हैं। कितने काम किए हैं किसी से छिपा नहीं है। कितने आरोपियों को, कितने गुनहगारों को सुपुर्दे खाक उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब बात एक आयोजन की आई तो आपने हाथ खड़े कर दिए। क्या यह संभव है? नहीं, ये लापरवाही है और लापरवाही की सजा इंस्पेक्टर को मिली और इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। अब अगला नंबर किसका आता है? कचौरा के मानवीर सिंह का, जो चौकी इंचार्ज थे, जिनके क्षेत्र में यह पूरी घटना हुई। सीनियर ऑफिसर्स को समय पर जानकारी नहीं दी गई क्योंकि ये मौके हुए वारदात पर थे, लेकिन ये मगन थे बाबा का सत्संग सुनने में। उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या? कचौरा मनवीर सिंह चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और आरोप यह लगाया कि सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने समय पर जानकारी नहीं दी कि यहां पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, उन्होंने नहीं बताया। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब चौकी इंचार्ज के बाद किसका नंबर आता है वो हम आपको बताते हैं। चौकी इंचार्ज के बाद ब्रजेश पांडे, ये पारा चौकी इंचार्ज है, 2 चौकियां लगती उस क्षेत्र में, ड्यूटी के दौरान एक्टिव भूमिका में नहीं दिखे। अब पुलिस की थ्योरी जो थी वो ये थी कि हमको कार्यक्रम स्थल में अंदर जाने ही नहीं दिया गया, हमको बाहर रोक लिया जाता था। यह पुलिस की थ्योरी थी, लेकिन जांच की थ्योरी यह है कि वो ड्यूटी के समय पर एक्टिव भूमिका में नहीं थे, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया। तो ये है वो तमाम जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इनकी सतर्कता होती तो शायद 121 लोग असमय काल के गाल में नहीं समाये जाते। और आज कई मासूमों ने अपने माता पिता को खो दिया, कई माता पिता ने अपने लाड़ों को खो दिया, लेकिन जांच लगातार जारी है। सवाल वही की वही है, जस का तस है कि 121 लोगों की मौत के असली जिम्मेदार कौन, उनको सजा कब होगी, उनको इंसाफ कब मिलेगा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। बाबा आखिर कब तक बेकसूर रहेंगे? क्या ऐसे आयोजनों पर कोई बड़ा और सख्त कानून बनना चाहिए कि नहीं? ये बड़े सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल के लिए हमारी न्यूज इंडिया की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।